हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। तो उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका चैप्टर है 5 क्लास 6 का। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो आपका चैप्टर क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो इस वीडियो को देखें और यानी कि देखने के बाद जो है आपको यानी कि अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम एकदम टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करके बढ़िया से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करने से पहले हम पिछले 1-2 मिनट का कुछ रिवीजन कर ले क्या। तो कर लेते हैं। हम पीछे क्लास में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पीछे जो है यानी कि हम इससे पहले यानी कि चैप्टर 4 से यानी कि चैप्टर 5 से पहले जो हम इससे पिछले क्लास में हम किए थे यानी कि मैप के बारे में हम समझ लिए थे। मैप में हम जाने थे यानी कि मैप में हम यानी कि मैप क्लास में यानी कि मानचित्र में जो है हम क्या सब जाने थे। यानी कि मानचित्र यानी कि जो कि आपका चैप्टर 4 है, इसमें हम क्या पढ़े थे। इसमें हम पढ़े थे भौतिक यानी कि भौतिक मानचित्र के बारे में, उसके बाद राजनीतिक मानचित्र के बारे में, उसके बाद थेमेटिक मानचित्र के बारे में। तो ये जान तो भौतिक मानचित्र में क्या सब आता है। यानी कि भौतिक मानचित्र क्या है, यानी कि पृथ्वी की प्राकृतिक चीज़ें जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, ये सब किस में आता है? भौतिक मानचित्र में। अगर हम वही राजनीतिक मानचित्र के बारे में बात करें तो इसमें यानी कि राज्य, नगर, शहर, किसी गाँव के सीमाओं के बारे में जो है जानने के लिए जो है उसमें हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करते हैं। अगर हम थीमेटिक मैप के बारे में अगर हम बात करें तो थीमेटिक मैप में क्या आता है। थीमेटिक मैप में अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं की सड़क के बारे में हमें जानना है या वर्षा के बारे में बात करना है, यानी एक ही चीज़ के बारे में हमें जाननी है, जानकारी प्राप्त करना है, तो उसमें वो किस में आएगा? थीमेटिक मैप के बारे में, थीमेटिक मैप में आएगा। ठीक है, अगर हम उसके बाद बात करें तो आपका उससे पहले जो हम क्लास कर चुके हैं वो था आपका पृथ्वी का गति। क्या था? पृथ्वी का गति। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की गति के बारे में हम समझे थे। सबसे पहले तो इसमें हम पृथ्वी की गति में जो है यानी कि ये हमारा सूर्य है। ठीक है, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो यानी सूर्य के यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये क्या है? ये है परिक्रमण। ठीक है, अगर हम घूर्णन की बात करें तो पृथ्वी यानी कि अपने ही अक्ष पे घूम जाना जो है, अपने ही अक्ष पे घूम जाती है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर अपने ही अक्ष पे घूम जाना क्या है? घूर्णन। ठीक है, तो इसमें हम परिक्रमण, घूर्णन समझ चुके थे। उसके बाद रात दिन कैसे होता है ये भी हम जान चुके थे। ठीक है, तो उसके बाद जो हम इसमें सभी मौसम के बारे में, यानी कि जब परिक्रमण करते हैं तो मौसम का बदलाव कैसे होता है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम अगर बात करेंगे तो उसके बाद उससे पहले जो है हम यानी कि ग्लोब के बारे में हम इससे पहले समझ चुके हैं। ग्लोब के बारे में हम बात की है। तो ग्लोब जो है यानी कि ग्लोब के जब हम समझे थे तो ग्लोब में हम क्या सब पढ़ चुके थे। ग्लोब में यानी कि ग्लोब के बारे में हम समझे थे। उसमें हम जो ग्लोब में जो है हम क्या समझे थे, यानी कि अक्षांश के बारे में समझे थे। अक्षांश के बारे में बात किए थे, यानी कि बीचों बीच जो रेखा पृथ्वी को दो भाग में ये बीच वाली रेखा जो पृथ्वी को दो भाग में बांटती, इसी को हम क्या कहते हैं? अक्षांश, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि इसको कितना माना? इसको 0 डिग्री अक्षांश माना गया, जिसको कि हम देशांतर रेखा कहते हैं। अगर वहीं पे अगर हम आपसे पूछे कि आपको याद है कि कर्क रेखा कौन सा है, कर्क रेखा जो है कौन सा है, तो अगर हम बात करेंगे इसके यानी कि उत्तरी भाग में यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो है कर्क रेखा, ये वाली रेखा जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा रेखा है? ये है आपका कर्क रेखा है। ठीक है, ये वाली रेखा कर्क रेखा है, जिसको जो कि कितना डिग्री? ये 23.5 डिग्री पूर्वी भाग में। अगर उसके बाद हम अगर आपसे पूछे कि मकर रेखा कौन सी है, तो ये जो वाली लाइन जो है ये मकर रेखा है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो ऐसे ही हम और भी कुछ महत्वपूर्ण यानी कि लाइन के बारे में बात किए थे, यानी कि दक्षिण ध्रुव के बारे में, फिर उसके बाद उत्तरी ध्रुव के बारे में, फिर उसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण यानी कि हम उष्ण कटिबंध को समझे थे। यानी कि उष्ण कटिबंध अगर हम बात करेंगे तो वो आप उसका उष्ण कटिबंध के बारे में, और फिर उसके बाद हम शीतोष्ण यानी कि शीतोष्ण कटिबंध, ये सब आप एक बार रिवीजन जरूर कीजिए। आप जब भी नोट्स बनाइए यानी क्लास जब खत्म उसके बाद आपको रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप चीज़ें भूल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम देशांतर के बारे में हम बात करेंगे। देशांतर जो है, देशांतर के बारे में तो ये जो यानी कि ये जो लॉन्गिट्यूड है, ये लॉन्गिट्यूड, इसको ये वाली रेखा
ये जो सीधी जाती है इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। ठीक है, इसको कौन से रेखा, इसको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो ये जो बीचों बीच जो यानी कि ये ग्रीनविच लाइन से होकर ये गुजरती है, तो इसको हम कितना 0 डिग्री अक्ष यानी कि देशांतर इसको हम मानते हैं। तो यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है ना, सारे लाइन जो है ये ध्रुव पे जाके मिल जाती है। तो यानी कि ये सब बात जो है हम कर चुके हैं, समझ चुके हैं। यानी कि अगर हमें एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में जानना हो तो हमें अक्षांश देशांत दोनों ही पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इससे पहले जो है हम वो सबसे पहले जो इसके पहले जो है हम कौन सी क्लास कर चुके, इससे पहले हम बात किए थे पृथ्वी के सौर मंडल के बारे में। ठीक है, क्या हम जाने थे, पृथ्वी के सौर मंडल के बारे में हम बात किए थे। तो अगर हम अपने पृथ्वी के सौर मंडल के बारे में बात करें, तो इसमें सौर मंडल में जो है यानी कि हम अपने सौर मंडल के बारे में समझे थे। ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या कहते हैं, इस सौर मंडल में अपने सारे ग्रहों के बारे में बात किए थे। यानी कि कितने ग्रह, 8 ग्रह है। यानी कि सभी ग्रह जो हैं अपने कक्ष में जो है वो घूमते रहते हैं, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते रहती है। तो इसमें जो है यानी कि हम अपने सभी ग्रहों के बारे में भी बात कर चुके हैं, चंद्रमा के बारे में, सभी बारे में बात। तो उसमें जो हम अपने पृथ्वी के बारे में भी बात किए थे। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम बात करते हैं। आपको पता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम बात कर चुके हैं कि पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है, यानी कि हम अगर अपने पृथ्वी की बात करें तो आप ये जानते हैं कि जो पृथ्वी को, तो आप ये जानते हैं कि यानी कि पिछले क्लास में यानी कि हम ये पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, हमारी जो पृथ्वी है ये एक ऐसा ग्रह है। तो पृथ्वी ये एक मात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि जीवन संभव है। ये हम पिछले क्लास में देख चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे कि जीवन संभव है। तो जीवन संभव कैसे है, यहाँ पे पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर कि जीवन के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत है, जो भी चीज़ें की यानी कि जो भी तत्व की हमें आवश्यकता है, वो सभी चीज़ यहाँ पे उपलब्ध है। वो सभी चीज़ें जो हैं यहाँ पे उपलब्ध है पृथ्वी पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, यानी कि हमारे जीवन के लिए भूमि की ज़रूरत है, हमें जल की ज़रूरत है, हवा की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें हमारे पृथ्वी पे उपलब्ध हैं। ये सब चीज़ें यह पृथ्वी पे जो है यानी कि है, जो कि तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो इसलिए ये यानी कि हम कह सकते हैं पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे कि हमारे जीवन के लिए जो भी आवश्यकता की चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे है। ठीक है, तो आगे हम अगर बात करें तो देखिए परिमंडल के बारे में, यानी क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में अगर हम बात करें, परिमंडल का मतलब ये हुआ बच्चों की पृथ्वी यानी कि पृथ्वी का कोई बड़ा भाग, यानी कि बड़ा भाग पृथ्वी का कोई बड़ा प्राकृतिक भाग जिसमें कि एक ऐसी विशेष जिसमें कि एक जैसी विशेषताएं होती हैं। मतलब कि पृथ्वी की अलग अलग हिस्से को जो है क्या कहते हैं, परिमंडल कहते हैं। तो ये परिमंडल यानी कि पृथ्वी के जो है 4 प्रमुख परिमंडल है जिसके बारे में कि आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी के कितने परिमंडल है, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल है। ठीक है, तो वो कौन सब है, वो है आपका तो पृथ्वी का 4 परिमंडल कौन सब है, वो आपका भूमंडल है, वायुमंडल है, जलमंडल है और जीव मंडल है। तो एक एक करके हम इसके बारे में आज समझेंगे। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर कि हम रहते हैं ये समझ सकते हैं, यानी कि भूमंडल अगर हम बात देखिए, जहाँ पर हम रहते हैं, पानी पीते हैं, सांस लेते हैं और जो जीवन के लिए जो भी चीज़ें हमें जरूरत होती है वो सब मिलकर यानी कि पृथ्वी के परिमंडल के बारे में, पृथ्वी के परिमंडल। यानी कि अगर हम बात करें भूमंडल के बारे में, सबसे पहले बात अगर हम बात करें यहाँ पे भूमंडल के बारे में, तो भूमंडल पृथ्वी का वह ठोस भाग है। हम कह सकते हैं कि भूमंडल क्या है, भूमंडल जो है ये पृथ्वी का वह ठोस भाग है जिस पर हम रहते हैं, उसे हम यानी कि जिस पे हम रह रहे हैं ना, ये क्या है, ये जो है यानी कि पृथ्वी का प्रमुख, यानी कि पृथ्वी का ये क्या है, ये भूमंडल कहा जाता है इसी को, यानी कि पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर कि हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे अगर हम बात करें भूमंडल के बारे में,
तो ये जो भूमंडल है, ये भूमंडल किससे बना हुआ है? अगर हम बात करें ये किससे बना है, तो ये जो है आपको ये किस यानी कि ये किससे बना हुआ है? ये जो है चट्टान से और पृथ्वी के थीन यानी कि पृथ्वी के पतली परत से बना है। किससे बना है? अगर हम बात करें यानी कि ये दो यानी कि ये जो भूमंडल है ये किसका बना है? तो ये भूमंडल किसका बना है? चट्टान से एक तो, दूसरा ये मिट्टी के, यानी कि भूमंडल किससे बना है? भूमंडल जो है ये एक तो क्या कहते हैं, एक तो चट्टान से बना हुआ है, एक दूसरा ये पृथ्वी के यानी कि मिट्टी के पतली परत से ये बना हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसमें एक यानी कि इसमें जो है इसमें एक ऐसी पोषक तत्व होते हैं कि जो कि जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी कि भूमंडल में जो है इसमें एक ऐसा तत्व होता है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये आपका क्या है? ये आपका भूमंडल है। ठीक है, पृथ्वी की सतह को यानी कि हम पृथ्वी की सतह को दो भाग में बांटा जाता है। पृथ्वी की सतह को कितने भाग में बांटा जाता है? पृथ्वी की सतह को दो भाग में बांटा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, एक मिनट, तो पृथ्वी की सतह को बच्चा कितने भाग में बांटा जाता है? अगर हम बात करें पृथ्वी की सतह को जो है दो भाग में बांटा जाता है। ठीक है, किस किस में? एक तो पहला जो है, पहली अगर हम बात करें तो यानी कि स्थलीय भूभाग को यानी कि महाद्वीप में यानी कि स्थलीय भूभाग को जो है क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। दूसरी अगर हम बात करें यानी कि दूसरा अगर जो है वो है बड़े जलाशय की यानी कि बड़े जलाशय भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। ठीक है, यानी कि हम इसे यानी कि पृथ्वी को जो है दो भाग में हम बांटते हैं, एक तो महाद्वीपीय भाग, दूसरा जलाशय यानी दूसरा महासागरीय भाग। ठीक है, इसमें हम इसको बांटते हैं। तो यानी कि आप समझ गए कि यानी कि महाद्वीप यानी कि ये बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहा जाता है? महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। बड़े स्थलीय भाग जो होता है उसको उसे महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बड़े जलाशय के बारे में बात करें तो बड़ा जलाशय को जो है हम महासागरीय बेसिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये विश्व का यानी कि सभी महासागर आपस में जो होता है वो क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर हम समुद्री जल की बात करें ना तो यानी कि देखिए क्या सभी स्थलीय यानी कि अगर हम बात करें समुद्र के यानी कि समुद्र के जल स्तर की बात करें, अगर हम समुद्र के जल स्तर के बारे में बात करें तो यानी कि समुद्र का जल स्तर जो है वो कैसा होता है? वो समान होता है, सभी जगह जो है वो समान होता है। तो स्थल की ऊंचाई को जो है हम समुद्र तल से मापते हैं, समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊंचाई को कैसे मापा जाता है? समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे कि हम क्या मानते हैं? जिसे कि हम शून्य मानते हैं। समुद्र तल को जो है हम क्या मानते हैं? शून्य मानते हैं। तो यानी कि अगर हम बात करें यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विश्व के सबसे ऊँचा शिखर जो है, जिसके बारे में बात करें विश्व के सबसे ऊँचा शिखर, वो क्या है? माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है ये समुद्र तल से जो है आपको 8,848 मीटर ऊंचा है। कितना है? 8,008 मीटर ये ऊंचा है। ठीक है, अगर हम वहीं पे अगर विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर के बारे में बात करें तो ये मेरियाना गर्त है, जिसका की गहराई आपको 11,022 मीटर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये सब बातें हम आगे समझ लेंगे। यानी कि 7 प्रमुख महाद्वीप के बारे में हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, जो कि यानी कि बड़ा स्थलीय भूभाग है, इसे हम महाद्वीप कहते हैं। तो महाद्वीप के बारे में तो बड़े जलाशय यानी कि उसके बाद अगर हम बात करते हैं महाद्वीप क्या, और आप जानी गए हैं कि यानी बड़ा स्थलीय भाग को हम महाद्वीप कहते हैं और बड़ा जलाशय वाले भाग को हम क्या कहते हैं? महासागर कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, सबसे पहले बात जो करेंगे वो करेंगे हम महाद्वीप के बारे में। तो आइए हम महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे बच्चों वो हम करेंगे महाद्वीप में। हम सबसे पहले किस महाद्वीप, आपको पता है कि कितने महाद्वीप होते हैं? बताइए कितने महाद्वीप है? तो यानी कि अगर हम सबसे बड़े यानी कि कुछ प्रमुख महाद्वीप के बारे में बात करें तो यानी कि ये 7 प्रमुख महाद्वीप होते। 7 महाद्वीप है। कितने हैं? 7 हैं। तो ये सभी के बारे में हम 7 महाद्वीप के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के बारे में। एशिया महाद्वीप के बारे में हम सबसे पहले आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम किसके बारे में जानें? एशिया महाद्वीप के बारे में। अगर हम एशिया महाद्वीप के बारे में बात करें तो ये जो है यानी कि विश्व का
ऐसा नहीं है, विश्व का, पूरे विश्व का जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का। ठीक है, ये जो पृथ्वी का यानी कि पृथ्वी का कुल क्षेत्र का 1/3 भाग जो है ये एशिया महाद्वीप ही है, यानी कि क्षेत्रफल यानी कि पृथ्वी का कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग जो है, ये 1/3 भाग जो है ये पृथ्वी का क्षेत्रफल का कितना है, 1/3 भाग जो है ये एशिया महाद्वीप ही है। ये महाद्वीप की अगर हम बात करें तो अगर हम बात करें कि ये किस गोलार्ध में है तो ये आपको दिख रहा है कि ये जो है आपका पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप कहाँ पे है, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एक चीज़ और जानना है इसमें कि ये देखिए आप कर्क रेखा आपको दिख रहा है कि ये कर्क रेखा जो है इस महाद्वीप से होकर, अगर हम बात पूछेंगे कौन सी रेखा गुजरती है, इस महाद्वीप से होकर जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। ठीक है, तो ये रेखा कर्क रेखा जो है एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। आगे हम इसके बाद अगर हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, किसके बारे में जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स था जो कि एशिया महाद्वीप के बारे में आप लिख लीजिए, अपने नोट कर लीजिए अपने नोट में। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग है, और ये जो है यानी कि एशिया महाद्वीप जो है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, आप देख रहे हैं। उसके बाद ये कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर, अगर हम पूछेंगे कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सी लाइन, तो वो कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद अगर देखिए ये क्या है, अगर हम आगे बात करें, देखिए ये दूसरा यानी कि यूरोप तो एशिया से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये यूरोप जो है, ये यूरोप आपको दिख रहा है, ये एशिया से जुड़ा हुआ है, ये यूरोप आपको दिख रहा है, ये एशिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखना है, इसको यानी कि इसको जो है एशिया यानी इसको जो है कंबाइंड रूप से वर्ड दिया जाता है, यूरेशिया कहा जाता है, यानी कि यूरोप के पश्चिम में आप देख रहे हैं, ये आपको दिख रहा है कि यानी कि एशिया के पश्चिम में यहाँ पे यूराल पर्वत है, यहाँ पे जो है कौन से पर्वत है, ये यूराल पर्वत यहाँ पे हैं। तो जो इसे यानी कि ये यूराल पर्वत जो है ये आपको यूरोप को एशिया से अलग करती हैं, यानी कि यूरोप से अलग करती हैं एशिया को। ठीक है, यहाँ पे जो यूराल पर्वत है ये एशिया को अलग करती हैं यूरोप से। तो यूरोप यानी कि हम बात करेंगे अगर यूरोप जो है, यूरोप एवं एशिया के ये संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है, यानी कि ये वाला जो भाग है, ये जो संयुक्त भूभाग है, ये वाले भाग को, इस वाले भाग को क्या कहा जाता है, ये वाले भाग को जो है यानी कि यूरेशिया कहा जाता है। अगर हम बात पूछे आपसे कि ये यूरेशिया नाम वर्ड जो है इस भाग को क्यों पड़ा, तो यूरोप प्लस एशिया से मिलके ये यूरेशिया बनता है, यूरोप प्लस एशिया से मिलके कंबाइन करके ये नाम दिया गया यूरेशिया। ठीक है, यूरेशिया कहा जाता है। तो आगे हम बात करते हैं अब हम यूरोप के बारे में। अगर हम यूरोप के बारे में बात करें तो ये जो है यानी कि एशिया से बहुत ही छोटा, यानी कि ये एशिया से बहुत ही छोटा यानी कि ये द्वीप है। ठीक है, ये महाद्वीप जो है यानी कि एशिया से बहुत ही छोटा है, और ये महाद्वीप जो है एशिया के पश्चिम में स्थित है। ये एशिया के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप स्थित है। ये देखिए आप जो यानी कि यूरोप महाद्वीप को देखें तो ये यानी कि ये यूरोप महाद्वीप आर्कटिक सर्कल इससे होके गुजरती है, आपको दिख रहा है, इससे होके आर्कटिक सर्कल यानी कि आर्कटिक सर्कल जो है इससे होके गुजरती हैं, आर्कटिक सर्कल इससे होके गुजरते हैं। ये तीनों तरफ से जो है आपको विश्व यानी कि ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है, आपको दिख रहा है, ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये तीन तरफ से जो है ये यानी कि यूरोप महासागर तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, ये आर्कटिक सर्कल इससे होके गुजरती हैं, यानी कि ये वाली आर्कटिक सर्कल जो है ये आपको यूरोप से होके गुजरती हैं 66.5 डिग्री। ठीक है, ये आर्कटिक वृत्त जो है ये यूरोप से होकर गुजरती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, अगर हम बात करें तो ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये एशिया के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम पहला बोलेंगे तो पहला जो है ये एशिया है, अगर हम पूछे दूसरा महाद्वीप कौन सा है तो वो दूसरा बड़ा महाद्वीप वो अफ्रीका है। ठीक है, तो एक चीज़ और समझना है, देखिए ये अफ्रीका महाद्वीप जो है ये यानी कि विषुवत रेखा आपको दिख रहा है, विषुवत रेखा जो है वो लगभग अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से गुजरती है। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर जो है ये आपको यानी कि ये महाद्वीप के यानी कि विषुवत यानी कि अफ्रीका महाद्वीप से बीचों यानी अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच होकर जो है ये विषुवत रेखा गुजरती है, जिसको कि हम 0 डिग्री अक्षांश
यानी कि 0 डिग्री अक्षांश जो है ये आपको अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से होकर गुजरती है। अगर हम वही बात करें, ये एक ऐसा महाद्वीप है, एक चीज़ और है कि देखिए अफ्रीका महाद्वीप ही एक ऐसा मात्र महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखा होकर गुजरती है। अगर हम बात करें कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तो ये तीनों रेखा आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, अपने बुक में भी देख सकते हैं कि ये तीनों ही रेखा, ये है आपका कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसके बाद अगर हम बात करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में या फिर यानी कि मकर रेखा के बारे में, तो ये तीनों रेखा आप देख रहे हैं, ये तीनों ही रेखा यानी कि विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, ये तीनों ही रेखा जो हैं आप देख रहे हैं, ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कि तीनों ही रेखा गुजरती हैं, ठीक है। अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप बता देंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें तो ये चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये महाद्वीप जो है अफ्रीका महाद्वीप जो है ये चारों तरफ से आपको दिखेगा, ये महासागर से घिरा हुआ है, ये चारों तरफ से समुद्री महासागरों से घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी की बात अगर हम पूछे, विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ से होके गुजरती है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपको अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती है। वो कौन सी नदी है, उसका नाम है नील नदी। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये नील नदी है, ये विश्व का सबसे लंबा नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप से होके गुजरती है, ठीक है, समझ गए। चलिए तो आगे हम बात करते हैं उत्तरी अमेरिका के बारे में। उत्तरी अमेरिका, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये जो है आपको विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये दक्षिण अमेरिका से यानी कि देखिए आप एक चीज़ और देखेंगे, ये जो है दक्षिण अमेरिका से एक सर्करीय स्थल से जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ ना, ये दक्षिण अमेरिका जो एक सर्करीय स्थल से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो जिसको कि हम क्या कहते हैं, ये जो जुड़ा इसको हम पनामा संधि यानी पनामा जल संधि कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पनामा जल संधि, ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं पनामा जल संधि। यानी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जो ये लगभग जुड़ा हुआ है, ये कैसा है यानी कि ये लगभग जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जो यहाँ पर जो ये नैरो लाइन बन रहा है, ये जो आपको नैरो लाइन यानी कि यहाँ पे जो आपको नैरो साइन ये स्ट्रिप यहाँ पे दिख रहा है ना कि दिख रहा है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, इसी को हम जो है यानी कि यहाँ पे जो आपको नैरो स्ट्रिप्ड लैंड दिख रहा है, ये आपको नैरो स्ट्रिप्ड लैंड दिख रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पनामा जल संधि। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं पनामा जल संधि, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं पनामा जल संधि, ठीक है। ये महाद्वीप जो है यानी कि पूरी तरह से उत्तर एवं पश्चिम में स्थित है, ठीक है, आपको दिख रहा है ये महाद्वीप जो आपको पूरी तरफ से उत्तर और पश्चिम में ये महाद्वीप यानी कि उत्तरी अमेरिका उत्तर और पश्चिम में स्थित है। ये यानी उत्तरी महाद्वीप जो है ये महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा हुआ है। आपको ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। वो कौन कौन से महासागर है, ये तीनों महासागर जो है आपको कौन कौन से महासागर है, एक तो आपको दिख रहा है कि ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये आपको दूसरा यानी कि अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। तीसरा अगर हम बात करें तो ये आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। यानी कि तीनों महाद्वीप के नाम अगर हम पूछें तो यानी उत्तरी अमेरिका जो है कौन कौन महाद्वीप से घिरा हुआ है, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें हम जो समझने का था वो सब चीज़ें यानी कि जितना आपके बुक में है उतना रिलेटेड उतना चीज़ें हम इसमें समझ चुके हैं। आगे हम जानेंगे दक्षिणी अमेरिका के बारे में, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका के बारे में जो अगर हम बात करें, इसको हम मिटा देते हैं, आप ये सब नोट करते जाइए अपने एक नोट्स में, ठीक है। आपने नोट भी बनाते जाइए साथ साथ। दक्षिणी अमेरिका के बारे में अगर हम बात करें तो ओ भाई साहब, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, अरे यार ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। दक्षिणी अमेरिका जो है ये अधिकांश भाग आपको दिख रहा है कि ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि इसका ज़्यादातर भाग जो है वो कहाँ पे है, देखिए आप इतनी सी है जो है आपको ये उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है, ज़्यादातर भाग जो है इसका कहाँ पे है, ज़्यादातर भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में है। एक चीज़ और कि विश्व के सबसे लंबा पर्वत अगर हम बात करें, विश्व के सबसे लंबी पर्वत जो है वो कहाँ पे है, तो वो आपको दक्षिणी यानी कि दक्षिणी अमेरिका में है। यानी कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये कहाँ पे है, एक मिनट आप
आपको अपने बुक में दिखाई तो दे रहा होगा, ये आपका रहा एंडेज पर्वत। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपका एंडेज पर्वत है। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि एंडेज पर्वत यानी कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडेज है। ये जो है आपको उत्तरी अमेरिका में यानी कि ये उत्तर से लेके दक्षिण की ओर फैली हुई है। ये देख रहे हैं आप, उत्तर से लेके एंडेज यानी पर्वत जो है ये उत्तर से लेके दक्षिण तक फैली हुई है। ठीक है, तो इतना ही बात, यानी कि दक्षिणी अमेरिका में अगर हम बात करें तो क्या सब जानना है इसमें, यही जानना है आपको। यानी कि ये जो है यानी कि ये महाद्वीप जो है ये कहाँ पे, ये दक्षिणी, ज़्यादातर भाग इसका दक्षिणी यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में है। और ये विश्व की सबसे यहाँ पे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है वो एंडीज है, जो कि दक्षिणी अमेरिका में है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ और जानना है कि यहाँ पे जो है अमेजॉन नदी बहती है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर हम विश्व की सबसे बड़ी नदी की बात करें अमेजॉन के बारे में, तो वो कहाँ पे है, दक्षिणी अमेरिका में है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक चीज़ और, अगर हम बड़ी नदी की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी नदी, तो वो हो गया आपका अमेजॉन नदी। अगर हम विश्व की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें तो वो हो गया आपका नील नदी, जो कि कहाँ पे है, जो कि आपका में है। ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे है, अफ्रीका में है। एक चीज़ और हमें जानना था अफ्रीका में, जो कि हम गलती यानी कि थोड़ा सा याद नहीं रहा था अभी बताने का, तो अभी हम बता देते हैं। अगर हम बात करें विश्व के सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान के बारे में, तो विश्व के सबसे गर्म रेगिस्तान बच्चों कहाँ पे है, जिसका नाम क्या है, सहारा रेगिस्तान। जिसका नाम क्या है, सहारा रेगिस्तान। यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये आपको अफ्रीका महाद्वीप में है। यानी कि सहारा रेगिस्तान जो है ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान जो है वो सबसे बड़ा रेगिस्तान है, और ये यानी कि सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है। अगर सबसे ज़्यादा गर्म की बात करें तो वो सहारा रेगिस्तान, और सबसे बड़ा भी रेगिस्तान जो यानी कि वो यानी कि सहारा रेगिस्तान है, जो कि कहाँ पे है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, और तो हम सब इसमें बात जान ही चुके हैं, और हम बात ये कर ही लिए हैं कि नील नदी के बारे में बात कर ही लिए हैं। उसके बाद ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये भी हम, और तीनों यानी कि तीनों रेखाएं के बारे में अगर हम बात करें तो यानी कि तीनों रेखाएं, जैसे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तो ये तीनों रेखाएं अगर हम पूछेंगे कौन ऐसा महाद्वीप है जिससे कि तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो आप बिल्कुल, तो वो आप बताएंगे कि अफ्रीका महाद्वीप ऐसा है जिससे कि तीनों रेखाएं होकर गुजरती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ये आपका रहा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है यानी कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। अगर हम सबसे बड़ा महाद्वीप कहेंगे तो वो हो गया आपका, वो हो जाएगा आपका एशिया। अगर मैं सबसे छोटा महाद्वीप पूछूं तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये पूर्वी गोलार्ध में, या पूर्वी यानी कि पूरी तरह से है ये पूरी तरह से जो है कहाँ पे है, यानी कि ये दक्षिणी गोलार्ध में है ना, पूरी तरफ से कहाँ पे स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पूरी तरफ से दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थित है। ये चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है ना। यहाँ पे देखिए आप, ये चारों तरफ से महासागर और समुद्र से घिरा हुआ, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इस महाद्वीप को जो है यानी कि द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। इसलिए इसको, ये चारों तरफ, इसलिए इसको जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, इतना ही जानना था। आगे हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर के बारे में। किसके बारे में बच्चों, अटलांटिक यानी अंटार्कटिका महासागर के बारे, गलतियाँ हो जाती है बोलने में यार। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये एक बहुत ही बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है, ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में है। कहाँ पे है, इस महाद्वीप यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के बीच में जो है वो दक्षिण गोलार्ध यानी कि दक्षिणी ध्रुव स्थित है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के बीच में यानी कि मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पे जो है हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ये ढका रहता है। कैसे, मोटी बर्फ के परतों से ये क्या होता है, ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थानीय मानव निवास नहीं है, यानी यहाँ पे किसी भी प्रकार का मानव निवास स्थान यहाँ पे नहीं है। इस महाद्वीप पे जो है यानी कि मानव का स्थानीय निवास यहाँ पे नहीं है, बल्कि ये बहुत से देश के यहाँ पे शोध केंद्र जरूर स्थित है। यहाँ पे जो है यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है बहुत सारे देश के जो है शोध केंद्र यहाँ पे
स्थित है, भारत के भी शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है। तो अगर हम अपने भारत की बात करें में, तो यहाँ पे किसका, यानी कि हमारे भारत का भी शोध केंद्र यहाँ पे स्थित है, जो कि क्या नाम है, तो जिसका कि नाम है बच्चों मैत्री और भारती। भारत का जो यहाँ पे शोध केंद्र है यानी कि अंटार्कटिका महाद्वीप में हमारे भारत का भी 2 शोध केंद्र है। एक तो हो गया आपका मैत्री, दूसरा हो गया आपका भारती। यही हमारे शोध केंद्र का नाम है, मैत्री और भारती। ठीक है, तो यहाँ पे लिथोस्फीयर में हमने क्या क्या 7 महाद्वीप को कवर कर लिए हैं। ठीक है, 7 महाद्वीप के बारे में हम जान गए। लिथोस्फीयर यानी कि भूमंडल के बारे में अगर हम बात करें, यानी कि भूमंडल के 7 महासागर के बारे में हम यहाँ पे जान चुके हैं। हम 7 महासागर के बारे में यहाँ पे बात कर लिए हैं, आप समझ गए होंगे। मुझे है कि उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, या समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई मुश्किल आ रही है, कोई भी समस्या है, छोटा सा समस्या है, बड़ा सा समस्या है समझने में, आप मुझे कमेंट में बताइए। हम अगले वीडियो में आपको उसको समझाएंगे, अच्छे से उसको हम डिटेल में आपको हम बताएंगे। आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छा है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है तो छोटा सा भी कोई समस्या है ना, तो उसको पूछो, पूछने से हिचकिचाना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आप पहले तो इस वीडियो में हम बस इतना ही बात करते हैं कि ये 7 महाद्वीप को आप समझ लीजिए अच्छे से, और अपना एक नोट बना लीजिए प्रॉपर ढंग से। और हाँ, पिछले क्लास का भी रिवीजन साथ साथ करते रहिए, तब जाके आपको दिमाग में चीज़ें टिकी रहेगी। ठीक है, ऐसा आपको पढ़ने वक्त लगेगा कि हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन बाद में बच्चों क्या होता है, हम भूल जाते हैं चीज़ें को। सबसे पहले तो नोट थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाइए, जिससे कि आपको अच्छा रहेगा समझने में। ठीक है, अपने नोट को अपने ढंग से बनाएंगे, अपने तरीके से बनाएंगे तो आपको समझ में भी वो आएगा। और कंटिन्यू क्लास को आप रिवीजन करते रहेंगे ना, तो आप उससे लिंक रहेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा चीज़ें। नहीं तो बाद में खुद का नोट खुद ही समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपके लिए ये क्लास जो है वो क्लास जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। आपके लिए ये क्लास ही हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट्स में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम जानेंगे सबसे पहले जलमंडल के बारे में, जिसमें कि हम जानेंगे, जिसमें कि हम सभी महासागर के बारे में बात करेंगे। यानी कि महासागर जो है हमारे कुछ प्रमुख महासागर हैं, जिसके बारे में कि हम अगले वीडियो में बात करेंगे। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।